आज का जो हमारा टॉपिक है, कल से ही हम शुरू करते हैं, कल के आगे से। कल हमने स्टार्टिंग किया था कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जब अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए शुरू किया था, तो हमने ये जाना था कि जनरल इंट्रोडक्शन के दौरान हम ये देख रहे थे कि सबसे पहले हमने कल ये जाना कि साइंस क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। साइंस के बारे में हमने कहा कि अगर हम प्रैक्टिकली प्रूव्ड मटेरियल की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को, जिस ब्रांच में हम प्रैक्टिकली प्रूव्ड मटेरियल की स्टडी करते हैं, उसे साइंस कहा जाता है। बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? हमारी लाइफ या लाइफ से जुड़े हुए जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट वगैरह है, उनसे हमारा रिलेशंस, उन सब की जो स्टडी है, यानी कि कुल मिला के हम ये कहें कि लाइफ से जुड़ी हुई चीजों की जो स्टडी अगर हम करते हैं, तो उस ब्रांच को कहा जाता है बायोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने ये कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या है कि बायोलॉजी यानी कि लाइफ के को बेटर बनाने के लिए अगर किसी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, तो उन टेक्निक्स की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों के बारे में हमने बेसिक डिफरेंस कल जाना था। उसके बाद हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, वो हमने देखा। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से कार्ल इलेक्ट्री को जाना जाता है, वो हमने कल देखा था। और टिश्यू कल्चर के फादर के तौर पर गॉटलिब हबरलैंड को जाना जाता है। उसके बाद हमने कुछ इंफॉर्मेशंस बताई थी कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सब हम कल स्टडी कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी को जैसे मैंने कल ही बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, यानी कि इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होता है, और एक से अधिक सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होने के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी के जो टेक्निक्स है उन्हें परफॉर्म किया जा सकता है। बात की हमने बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। यहाँ पे हमने ये भी कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी को, किसी भी टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाकर हम किसी बायोटेक्नोलॉजी की किसी टेक्निक का परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हमने बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमें पता होना चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मेंशन सभी ब्रांचेज है, ये मैं ये कहूँ कि इन सभी ब्रांचेज के बारे में हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए, तभी हम बायोटेक्नोलॉजी की किसी टेक्निक को हम परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए मैंने कल बताया था कि इस डायग्राम के जरिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस किस क्षेत्र में अपना योगदान रखती है। और अगर इनको गौर से देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि जितनी भी ये लगभग हमारे से जुड़े यहाँ लाइफ के आसपास जितने भी चीजें हैं, उन सब पे ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना प्रभाव रखती है या अपना इम्पैक्ट रखती है। जैसे हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर जैसे मैंने कल बताया था कि किसी भी क्षेत्र को कंजर्व करने के लिए, या हमने कहा था कि एक्सटिंक्ट जो प्लांट हो जाते हैं, जो एक्सटिंक्शन की कगार पे होते हैं, उन्हें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम पुनः जीवित कर सकते हैं या उनको हम बचा सकते हैं और नेचर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। वेस्ट यूटिलाइजेशन, जो वेस्टेज है उनका यूटिलाइजेशन भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करके किया जा सकता है। इन सब की स्टडी हम धीरे धीरे आगे करेंगे कि किस तरीके से कौन सी प्रोसेस के जरिए ये प्रोसेस की जाती है। ये सारे जो फील्ड है, इनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का योगदान होता है। एनवायरमेंट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, फूड एंड ब्रीवेज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, एंजाइम्स एंड बायोकेमिकल्स के क्षेत्र में, फोरेंसिक केसेज के क्षेत्र में, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स के क्षेत्र में, यहाँ पे हमने ये कल जाना था। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे हमने कल बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके से हमने देखा था कि माइक्रो अरे वगैरह ये सारी चीजें जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का रोल होता है, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कल्चर है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम पूरी साल भर में करेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, सेल कल्चर के जब में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या रोल होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए सीक्वेंसिंग के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए सिंथेसिस और कंट्रोल, जीन एक्सप्रेशन, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को हम पूरे साल स्टडी करेंगे, तो हम इनके बारे में जानेंगे। अगर बात करें हम हाइब्रिड्स की, तो हाइब्रिड प्लांट्स को लेबोरेटरी में किस तरीके से हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाया जा सकता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के जरिए, यह भी हम इस पूरी साल के दौरान स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आगे चलें। अगर हम आगे की स्टडी करें, तो हमने ये बताया था कि एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी एक छोटी ब्रांच नहीं है।
बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांच या बहुत सारे एरियाज होते हैं, उन सभी एरियाज को बायोटेक्नोलॉजी कवर करती है। उन एरियाज के बारे में हमने ये बताया था कि यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इंडस्ट्रीज में जिस बायोटेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है उसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स किसे कह रहे हैं हम? बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसे कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल जो टेक्निक्स होती है, यानी कि जैसे बायोलॉजिकल टेक्निक्स में अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करें, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करें, तो वह बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नैनो बायोटेक्नोलॉजी, तो जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं, उन नैनो पार्टिकल्स पर लास्ट ईयर जो तुम लोगों ने यहाँ पे अपने आप कॉलेज के अंदर जो अपने नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस के ऊपर जो पिछली बार हमने ऑर्गेनाइज किया था एक प्रोग्राम, उसके अंदर भी नैनो पार्टिकल्स के बारे में आप लोगों ने जाना था। तो नैनो पार्टिकल्स के जरिए या नैनो पार्टिकल्स वगैरह के जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है या जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है और उनका जो यूजेज होता है, उसे हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें दूसरे और फील्ड की, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हेल्थ और मेडिकल के अंदर जैसे हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन के जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, या फिर उनके जो जेनेटिक डिजीज जो और भी जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, उन सभी जेनेटिक डिजीज के बारे में अगर हम जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन जेनेटिक डिजीज के अंदर जीन्स के जरिए वो जेनेटिक डिजीज होती है। जीन्स के जरिए वो जेनेटिक डिजीज को हम पहले जीन को आइडेंटिफाई करें, जीन्स की सीक्वेंसिंग करें, और अगर सीक्वेंसिंग करके अगर हम उसके जीन्स को किस तरीके से इनहिबिट किया जा सकता है या उस जीन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनके जरिए एंटीबायोटिक्स वगैरह के प्रोडक्शन जो है वो हेल्थ और मेडिकल डायग्नोस्टिक के अंदर भी काम में लिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में सबको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप होती है उस क्रॉप को इम्प्रूवमेंट के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्वाकल्चर किसे कहेंगे हम? हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, जिसमें हम वाटर के अंदर प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, तो एक्वाकल्चर है। कोस्टल एंड मैराइन बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशनल साइंस के अंदर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेजर्ट बायोटेक्नोलॉजी की, तो डेजर्ट बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या है? यहाँ पे हम जानते हैं कि डेजर्ट इलाकों के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। डेजर्ट इलाकों में हम जानते हैं कि वहां पे प्लांट्स का अस्तित्व नहीं होता, या प्लांट्स जो है वो डेजर्ट इलाकों में नहीं पाए जाते हैं, या बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं जो कि केवल डेजर्ट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। तो प्लांट्स को ड्रोट रेजिस्टेंस बना के बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को अगर हम काम में लें और उसके जरिए हम प्लांट्स के अंदर ड्रोट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, जिसकी वजह से और भी ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट के अंदर नहीं उग पाते या नहीं ग्रो कर पाते, ऐसे प्लांट्स भी उनके अंदर अगर ड्रोट रेजिस्टेंस ला दी जाए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वो प्लांट्स भी डेजर्ट के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बायो टेररिज्म या बायो वारफेयर की, तो बायो टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जिसको अभी सब लोग फेस भी कर रहे हैं, जिसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हम देख रहे हैं कि कोई ये कह रहा है कि ये एक बायो वेपन है। बायो वेपन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक बायो वेपन है। हम कई जगह से सुनते हैं कि ये चाइना ने जो है इसे बायो वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो बायो वेपन का मीनिंग क्या है? बायो वेपन का मीनिंग है कि कुछ वायरस या कुछ ऐसे चीजें जो कि किसी दूसरे को, जो वायरस या ऐसी चीजें जो कि लेबोरेटरी के अंदर डिजाइन की जाए, और डिजाइन करने के बाद उनकी डिजाइनिंग के थ्रू क्या किया जाए कि उन्हें जो अपने दुश्मन देश हैं उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उस तरीके को बोला जाता है बायो टेररिज्म या बायो वारफेयर, या जब वार होती है उसके दौरान भी उनका उपयोग किया जा सकता है। तो यह भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही फील्ड है। उसके अलावा पेटेंट है, पब्लिकेशंस है और इन्वेंशंस हैं। जो नई खोजें हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए की जा सकती हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स या उन टेक्निक्स के जरिए कुछ ऐसी चीजों का निर्माण भी किया जा सकता है जिनका पेटेंट करवाया जा सकता है। जैसे कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें या जीएमओ की अगर हम बात करें, तो उनका जो उन जीएमओ को प्रोड्यूस करता है वो उसका पेटेंट या उसे पब्लिकेशंस के जरिए भी काम में ले सकता है, और नई इन्वेंशंस भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए की जा सकती हैं।
अगर हम तो ये कुछ एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के जिनको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक काफी बड़ा एरिया है जो कि काफी बड़े एरिया को कवर कर लेता है। और इस बड़े एरिया को कवर करते हुए काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का रोल हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो ये तो अभी तक हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, किस तरीके से काम करती है, उसके एरियाज कौन-कौन से हैं। उसके अलावा अब हम जो जानेंगे, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और उसके एरियाज क्या-क्या हैं। तो इससे तुम लोगों का एक दिमाग या अपना जो दिमाग है, वो एक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसको समझने के लिए हमें काफ़ी कुछ स्टडी करनी होगी और उस स्टडी के दौरान ही हमें वो स्टडी हम तभी कर पाएँगे जब हमें उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजी पता हो। अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी की, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो टर्मिनोलॉजी की हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम बायोटेक्नोलॉजी को ईज़िली समझ पाएँगे। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ देख पा रहे हो, टिश्यू कल्चर, न्यूट्रिशनल मीडियम या कल्चर मीडियम, सस्पेंशन कल्चर है, इनोकुलेशन, कंटामिनेशन, सब कल्चरिंग और एक्सप्लांट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो धीरे-धीरे हमें पता चलेगा कि इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर किसे कहेंगे? डायग्राम के जरिए भी तुम लोग आसानी से समझ पाओगे। मैंने डायग्राम यहाँ पे मेंशन किए हैं, उन डायग्राम को आसानी से देख के काफी समझ में आएंगे आप लोगों को। टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पे वर्ड निकल के आ रहा है टिश्यू और उसके बाद है कल्चर, यानी कि किसी एक टिश्यू को या हम कहें कि किसी एक प्लांट को, प्लांट पार्ट है अगर, क्योंकि हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के अंदर किसी भी एक टिश्यू को लेकर अगर उसे हम लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करें और कल्चर करके उससे किसी ऑर्गन या प्लांट का ऑर्गन या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का अगर डेवलपमेंट करें, तो उस तरीके की प्रोसेस को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिफाइन किस तरीके से कर पाएंगे हम, इसको डेफिनेशन किस तरीके से दे पाएंगे कि टिश्यू कल्चर किसी एक टिश्यू को लेकर या किसी एक टिश्यू को किसी एक टिश्यू को जिसको एक्सप्लांट बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी अंदर टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, एक्सप्लांट बोलते हैं। तो एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया पर या न्यूट्रिएंट मीडिया पर इनोकुलेट करके किसी संपूर्ण ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के निर्माण की प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हम पहले बता चुके हैं, गोटलिब हैबरलैंड। दूसरा जो हमारे पास, जैसा कि देख पा रहे हो सामने के डायग्राम के अंदर यहाँ पे टिश्यू कल्चर को, कि यहाँ पे ये जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भरा हुआ है उसे क्या करें हम, न्यूट्रिएंट मीडियम या फिर कल्चर मीडियम कहा जाता है। और उस कल्चर मीडियम पे एक्सप्लांट, यानी कि यहाँ पे पूरा प्लांट नहीं लगाया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लांट काम में लिया गया था। एक्सप्लांट मीन्स कोई भी प्लांट पार्ट, उसमें रूट या स्टेम या लीव्स या फिर और कोई छोटा सा प्लांट पार्ट हम काम में लेकर, उस वेजिटेटिव प्लांट पार्ट को काम में लेकर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किया गया है यहाँ पे। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो इन विट्रो होती है, जो हम कल स्टडी किया था कि इन विट्रो किसे कहते हैं। इन विट्रो कहते हैं हम लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर अगर जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो होता है इन विट्रो। और अगर लेबोरेटरी कंडीशंस की बजाय नेचुरल कंडीशन में की बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड जो यूज में लिया जाता है वो होता है इन विवो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर का मीनिंग क्या हुआ। टिश्यू कल्चर मीन्स if the explant, या फिर हम ये कहें टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन अगर इंग्लिश में बोले तो फॉर्मेशन और रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट थ्रू ए एक्सप्लांट ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल मीडियम की, न्यूट्रिशन मीडियम या फिर कल्चर मीडियम, जैसा हमने कहा कि टिश्यू कल्चर किसे करें, एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया पर स्थानांतरित कर या ट्रांसफर कर संपूर्ण प्लांट का निर्माण या फिर किसी ऑर्गन का निर्माण जो है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर।
तो हमने कहा न्यूट्रिशनल मीडियम। अब न्यूट्रिशनल मीडियम या कल्चर मीडियम क्या होता है? न्यूट्रिशनल मीडियम और कल्चर मीडियम में पहले ही यहाँ पे मैंने जो लिखा है न्यूट्रिशनल मीडियम, तो न्यूट्रिशनल मीडियम में पहले से ही वर्ड समझ में आ रहा है हमें, न्यूट्रिशनल मीडियम यानी कि ऐसा मीडियम या ऐसा माध्यम जिसके अंदर क्या मौजूद हो? न्यूट्रिशन मौजूद हो। न्यूट्रिशन किसके लिए? क्योंकि हम प्लांट बायोटेक की बात कर रहे हैं, तो प्लांट बायोटेक में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो हम प्लांट का एक्सप्लांट काम में ले रहे हैं, एक्सप्लांट मीन्स कि कोई भी प्लांट का भाग जिससे हम कंप्लीट ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकें। तो उस एक्सप्लांट को जब हम काम में ले रहे हैं, तो उस एक्सप्लांट को जब न्यूट्रिएंट मीडियम पर ट्रांसफर करते हैं, तो न्यूट्रिएंट मीडियम मींस उस एक्सप्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को लेबोरेटरी के अंदर ही फुलफिल करवाना या उसे हम लेबोरेटरी के अंदर ही प्रोवाइड करवाना, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशनल मीडियम। न्यूट्रिशनल मीडियम अगर जैसे हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ऐसा मीडियम जिसमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, उसे क्या कहा जाएगा? न्यूट्रिशनल मीडियम या फिर कल्चर मीडियम। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम नेचुरली ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रोसेस जो है वो लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं। लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो हमें जो न्यूट्रिशन मीडियम भी बनाना होगा वो केमिकल्स की सहायता से बनाना होगा। इसलिए इसमें जो केमिकल ऐसे केमिकल्स यूज किए जाएंगे जिनमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, अमाइनो एसिड और पीजीआर की जो है वो अवेलेबल हो सके एक्सप्लांट को ग्रोथ करने के लिए। तो उन सभी को हम मिक्स करके, उन सभी के एक प्रोटोकॉल फॉलो करके हम न्यूट्रिशन मीडियम का निर्माण लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल हम जानेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशनल मीडियम जो है हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ हम जो है टर्मिनोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर कहते किसे हैं, न्यूट्रिशनल मीडियम किसे कहते हैं या कल्चर मीडियम किसे कहते हैं। तीसरे जो वर्ड है यहाँ पे वो हम देख रहे हैं सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर किसे कहेंगे? सस्पेंशन कल्चर बोलेंगे लिक्विड कल्चर मीडियम को, या ऐसा प्रोसेस जो कि लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर किया जाए, या ऐसा कल्चर जो कि केवल और केवल लिक्विड कल्चर मीडियम में किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? सस्पेंशन कल्चर। यानी कि कोई सॉलिड सरफेस जो है वो एक्सप्लांट को ग्रोथ करने के लिए ना मिले, तो ऐसे मीडियम के अंदर, या हम कहें कि लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर, लिक्विड कल्चर मीडियम में जो हम कल्चर करेंगे उसे हम सस्पेंशन कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनोकुलेशन की। इनोकुलेशन किसे कहेंगे? इनोकुलेशन का मतलब क्या होगा? इनोकुलेशन मींस ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट इनटू कल्चर मीडियम और कल्चर मीडियम, यानी कि एक्सप्लांट का कल्चर मीडियम पर स्थानांतरण क्या कहलाएगी? प्रोसेस क्या कहलाएगी? इनोकुलेशन। जो हम एक्सप्लांट लेके आएंगे, प्लांट का पार्ट, एक्सप्लांट किसे कहेंगे? जो मैंने पहले बताया है कि प्लांट का कोई भी भाग जो कि कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर सके या प्लांट ऑर्गन्स का निर्माण कर सके, वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम यानी कि न्यूट्रिशन मीडियम, जो हम जान चुके हैं कि न्यूट्रिशन मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसके अंदर की मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स और पीजीआर्स अवेलेबल हो, और उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम या फिर कल्चर मीडियम। तो वो कल्चर एक्सप्लांट का कल्चर मीडियम पर जो स्थानांतरण या ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा? इनोकुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन की अगर हम बात करें तो कंटेमिनेशन किसे कहेंगे? जैसा कि इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हो, कंटेमिनेशन मींस अनडिजायर्ड और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अनडिजायर्ड और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना चाहे या सभी से रिक्वेस्ट है कि बीच में डिस्टरबेंस ना करें। जो भी डाउट हो वो लास्ट में पूछ लें। कंटेमिनेशन की अगर हम बात करें तो कंटेमिनेशन किसे कहेंगे? कंटेमिनेशन हम कहेंगे अनडिजायर्ड और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को।
अनडिजायर्ड और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हम वर्क करते हैं, वो सारा वर्क क्या होता है? लेबोरेटरी में होता है। और लेबोरेटरी में जब हम वर्क करते हैं, तो हम किसी भी लेबोरेटरी के अंदर वर्क क्या करते हैं, तो हमें कंटेमिनेशन नहीं चाहिए होता, यानी कि हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें ज़रूरत नहीं हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनडिजायर्ड या अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे कल्चर के दौरान मौजूद रहें, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो सक्सेस की रेट है, जो हम प्लांट रीजनरेट करना चाहते हैं या जो हम ऑर्गन रीजनरेट करना चाहते हैं, उस ऑर्गन के रीजनरेशन की जो सक्सेस रेट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी, या हम ये कहें कि हमें 0% तक का भी रिजल्ट मिल सकता है अगर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो। इसीलिए कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर ही बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो कंटेमिनेशन का मतलब क्या होगा? कंटेमिनेशन मीन्स, सिंपल डेफिनेशन है कंटेमिनेशन की, अनडिजायर्ड और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में हम बात करते हैं सब कल्चरिंग की। सब कल्चरिंग किसे कहेंगे? जब हम कल्चर कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, उस कल्चर के दौरान जो न्यूट्रिशन मीडियम हम काम में ले रहे हैं, वो मीडियम जो है वो कुछ टाइम के पश्चात खराब हो जाता है, या कुछ टाइम के बाद में जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल है। और हमें क्या करना होता है? प्लांट्स को प्रॉपर्ली ग्रोथ करवाने के लिए या एक्सप्लांट को प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन देने के लिए हमें उन्हें क्या करना होता है? फ्रेश मीडियम पर स्थानांतरित करना होता है, फ्रेश मीडियम पर ट्रांसफर करना होता है। तो ओल्ड मीडियम से या ओल्ड कल्चर मीडियम से न्यू कल्चर मीडियम या फ्रेश कल्चर मीडियम पर एक्सप्लांट का स्थानांतरण या ट्रांसफर जो है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग की जो प्रोसेस है वो बैच कल्चर और कंटीन्यूअस कल्चर वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि सब कल्चरिंग किसे बोलते हैं, कि एक्सप्लांट को जो ओल्ड मीडियम है या जो ओल्ड मीडियम है, उस ओल्ड मीडियम से फ्रेश मीडियम पर ट्रांसफर करने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी? सब कल्चरिंग। नेक्स्ट हम बात करें एक्सप्लांट की। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो एक्सप्लांट है। तो एक्सप्लांट जैसे मैंने पहले ही बताया था और इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हो, एक्सप्लांट किसे कहेंगे हम? प्लांट का कोई भी वह भाग जिसमें कि संपूर्ण ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म के निर्माण की कैपेबिलिटी पाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। चाहे वो रूट का पार्ट हो सकता है, या फिर स्टेम का कोई पार्ट हो सकता है, या फिर लीव्स का कोई पार्ट हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है जिसके जरिए पूरे प्लांट या फिर किसी प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन लेबोरेटरी कंडीशंस में कल्चर मीडियम को प्रोवाइड करके किया जा सके, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टरलाइजेशन, नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन किसे कहेंगे? यह वर्ड सभी ने काफी ज्यादा सुना होगा, क्योंकि जब भी हम कहीं गिर जाते हैं तो गिरने के दौरान हमें चोट लग जाती है, और जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे घर पे हमें सलाह दी जाती है कि हम डिटोल लाओ और डिटोल से वॉश करो, ताकि डिटोल से कॉटन की सहायता से डिटोल से जहां पे हमें घाव लगा है उसे वॉश करो। डिटोल से जो घाव को वॉश करने का जो तरीका होता है वो क्या है? क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि जो बैक्टीरिया है वो हमारी सरफेस के ऊपर मौजूद ना रहे और हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ना चले जाए। इसीलिए वहां से जो अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए डिटोल का उपयोग किया जाता है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन किसे कहेंगे? रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन। क्योंकि मैंने बताया था कि कंटेमिनेशन क्या होता है? कंटेमिनेशन होता है अनवांटेड और अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस। तो स्टरलाइजेशन किसे कहेंगे? स्टरलाइजेशन किसे कहेंगे? रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशंस। कंटेमिनेशंस को रिमूव करना क्या कहलाएगा? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन की बात करें, अगर हम स्टरलाइजेशन में भी अगर हम और डीप जाएं तो सरफेस स्टरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सरफेस स्टरलाइजेशन किसका किया जाता है? एक्सप्लांट का किया जाता है। जो एक्सप्लांट या जो प्लांट पार्ट हम बाहर से लेके आ रहे हैं उसमें ऑब्वियस है कि उसमें कंटेमिनेशन आएगा ही आएगा। तो ऐसे कंटेमिनेशन युक्त जो एक्सप्लांट है उसे हम हमारे कल्चर के लिए या फिर टिश्यू कल्चर के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते। उससे पहले हमें उनका क्या करना होगा? सरफेस स्टरलाइजेशन करना होगा। तो जो सरफेस स्टरलाइजेशन हम करते हैं वो केमिकल्स स्टरलाइजेशन के जरिए होता है। केमिकल स्टरलाइजेशन के जरिए किस तरीके से होता है?
उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के जरिए जो हम एक्सप्लांट हमारे लेके आते हैं उन्हें हम सरफेस सिस्टलाइजेशन करते हैं। उन सिस्टलाइजेशन का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है कि रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है केलस। केलस की अगर हम बात करें तो केलस किसे कहेंगे? केलस को अगर मैं एक लाइन के अंदर डिफाइन करूं तो हम किस तरीके से कह पाएंगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास क्या कहलाता है? केलस। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास का मीनिंग क्या है और जब केलस की जो संरचना है वो हमें क्लियरली यहाँ पे डायग्राम के जरिए देख पा रहे हैं कि केलस किस तरीके का लेबोरेटरी के अंदर डेवलप होता है जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं और केलस का इंडक्शन करवाते हैं। तो केलस के बारे में अगर कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं केलस इज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास मींस कि जहां पे डिफरेंशिएशंस नहीं हो सेल के अंदर कि यह सेल जो है वो किस ऑर्गन का जो सेल्स बनेगी वो सेल्स जो है वो किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, यह डिफरेंशिएशन उन सेल्स में नहीं पाया जाता। यानी कि उन सेल्स को कोई भी इंडक्शन अगर दिया जाए तो वह जो इंडक्शन उन्हें दिया जाएगा उसी ऑर्गन का डेवलपमेंट वो कर लेगी। यानी कि उनमें पहले से कोई डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता कि ये सेल्स जो है वो इन्हीं ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, इन ऑर्गन्स के अलावा फॉर्मेशन किसी और ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। अगर ऐसी सेल्स मौजूद है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है तो उसे हम डिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। और अगर डिफरेंशिएशन मौजूद ना हो यानी कि उनको इंडक्शन देके किसी भी ऑर्गन का निर्माण करवाया जा सकता हो तो ऐसी सेल्स को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। तो केलस क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी किसे कहेंगे? टोटिपोटेंसी, इस वर्ड को देखिए ध्यान से। इस वर्ड के अंदर है टोटिपोटेंसी। टोटी मींस टोटल, पोटेंसी मींस पोटेंशियल। यानी कि किसी एक सेल में टोटल पोटेंशियल पाया जाता हो। टोटल पोटेंशियल मींस यह एक सेल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस एक सेल से आगे चल के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें की लेबोरेटरी कंडीशन में उपयुक्त इन्वायरमेंट मिलने पर कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करने की क्षमता पाई जाती हो या फिर कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन करने की क्षमता पाई जाती हो, उस सेल्स को क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट सेल। उस सेल को क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट सेल। और यह जो उस सेल की जो पोटेंशियल है, उस सेल का ये पोटेंशियल है, उसे कहा जाएगा टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन किसे कहेंगे? यह देख पा रहे हैं हम इंक्यूबेटर, इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। यानी कि जब हम कल्चर करते हैं तो कल्चर के दौरान जो एक्सप्लांट होता है उस एक्सप्लांट को एक उपयुक्त इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर पाए। कल्चर मीडियम तो हम उन्हें प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन कल्चर मीडियम के अलावा उन्हें उपयुक्त इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि एक टेम्परेचर है, लाइट है, जो कि सूटेबल हो उनके लिए ग्रोथ करने के लिए। ऐसा टेम्परेचर और लाइट जो है हमें उनको प्रोवाइड करनी होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन के लिए हम प्लांट्स और एक्सप्लांट को जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को हम किस में रखते हैं? इंक्यूबेटर के अंदर। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन। हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जब हम लेबोरेटरी के अंदर प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और प्लांटलेट जब कंप्लीट बन जाता है तो उस प्लांटलेट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि इन विवो कंडीशंस, इन विवो और इन विट्रो मींस कंडीशंस के अंदर ट्रांसफर करने से पहले उन्हें हर इन विवो कंडीशंस के अनुकूल बनाना या अडेप्टेशन प्रोवाइड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्डनिंग या एक्लिमेटाइजेशन। कैसे आगे जानेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इतना जानेंगे कि किस तरीके से हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन कहते किसे हैं। तो हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन किसे कहा जाता है? हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन कहा जाएगा कि जब हम प्लांटलेट को हम उगाते हैं और कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर हो जाता है तो कंप्लीट प्लांटलेट के प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद उस प्लांटलेट को इन विवो कंडीशन के अनुकूल बनाने के लिए उनमें अडेप्टेशन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हार्डनिंग या एक्लिमेटाइजेशन। सॉलिडिफाइंग एजेंट की नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो हम मीडियम बनाएंगे वो लिक्विड मीडियम बनता है। जो हम कल्चर मीडियम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं वो लिक्विड मीडियम होता है
उस लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए या उसको सॉलिड रूप में लाने के लिए जिस एजेंट का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सॉलिडिफाइंग एजेंट। और सॉलिडिफाइंग एजेंट जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन 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 होता है? आगार आगार। आगार आगार किससे प्राप्त किया जाता है? जेलिडियम स्पीसीज से या रेड एल्गी से हम प्राप्त करते हैं। तो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, इन सभी जो एल्गी हैं उनसे हम सॉलिड आगार आगार प्राप्त करते हैं और उस आगार आगार का यूज किया जाता है सॉलिडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है टर्मिनोलॉजी जो है वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है तुम सभी लोगों को। सबसे पहली बात, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसी टेक्निक्स इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन पर। जो हम एक्सप्लांट लेकर आते हैं बाहर से, हम इन विवो कंडीशंस से जो एक्सप्लांट कलेक्ट करके लाते हैं वो एक्सप्लांट, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मेसोफिल सेल्स को हम एज ए एक्सप्लांट मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या देख पा रहे हैं कि इनमें डिफरेंशिएशन मौजूद होता है, क्योंकि यह एक ऑर्गन होता है जो कि पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन पहले मौजूद होता है सेल्स के अंदर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स किसे कहेंगे? सेल्स दैट हैज डेवलप्ड ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म एंड और फंक्शन, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि एक स्पेशलाइज्ड मॉर्फोलॉजी रखती है या फिजियोलॉजी रखती हैं, उन्हें हम डिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती है। डी डिफरेंशिएशन, इन डिफरेंशिएटेड सेल्स को इंडक्शन देके उनका डी डिफरेंशिएशन करवाना, उनका डी डिफरेंशिएशन करवाना मतलब उनके अंदर डिलीट कर देना क्या? डिफरेंशिएशन, यानी कि वो डिवाइड जो ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं हो पा रही है उन सेल्स को डिवीजन के लिए कैपेबल बना देने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डी डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पे जो मैच्योर सेल्स जो है वो रिवर्ट्स टू मेरिस्टेमेटिक स्टेट। हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक स्टेट से सेल्स जो है वो मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डी डिफरेंशिएशन किसे बोलेंगे? मैच्योर सेल को मेरिस्टेमेटिक स्टेट में वापस लाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन के बाद में वापस से उनसे प्लांट रेट का फॉर्मेशन करवाना या उनसे एक स्पेशलाइज्ड सेल का या फिर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? रीडिफरेंशिएशन। यानी कि कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट सेल्स ऑफ कैलस टिश्यू टू वॉल प्लांट और प्लांट ऑर्गन, यानी कि उससे पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण कर लेना। यानी कि जो पहले से मेच्योर सेल थी उन्हें पहले क्या किया गया? उन्हें पहले मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट किया गया और मेरिस्टेमेटिक सेल से उनको फिर से जो डिफरेंशिएशन उनका नष्ट किया गया और डिफरेंशिएशन के नष्ट होने के बाद उनमें फिर से रीडिफरेंशिएशन किया गया, उनको इंडक्शन दिया गया और इंडक्शन के जरिए उनसे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या फिर प्लांट का निर्माण किया गया। और उसके जरिए जो है इन सारी प्रोसेसेस के जरिए जो है रीजनरेशन करवाया जाता है प्लांट का, यानी कि पहले से उनका उन प्लांट्स को रीजनरेट करवाया जाता है। यह कुछ टर्मिनोलॉजी थी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की। आज का लेक्चर इतना ही हो पाएगा, बाकी जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर करेंगे। उम्मीद करते